अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एनईडी का 2009 का जो फिज़िक्स का पास पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो ये रिपीटेड एमसीक्यू है, 2006 या 7 में पूछी गई थी आपसे। जैसा कि आपको बताया कि पहले एनईडी के टेस्ट में एमसीक्यूज़ रिपीट भी हो जाते थे, तो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट होते हैं, तो हमें जो है उनको देख लेना है ताकि हमारा जो है रिवीजन और अच्छा हो जाए। तो 1932 में जो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। कंट्रोल फिजन रिएक्शन टेक प्लेस इन, तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा और ये कंट्रोल फिजन रिएक्शंस जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। और ये आप बात भी याद रखें कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या आपने जो है अपना न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के बारे में जब आपने पढ़ा होगा फिजन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 देखें। कलर्स ऑन अ सोप फिल्म आर ड्यू टू, स्टूडेंट्स थिन फिल्म्स की वजह से होता है और ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। स्टूडेंट्स, ये फिनोमेना ये मैंने जब आपको 2003 के जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे थे मैंने उस वक्त ही आपको ये बता दिया था कि कभी भी आपके पास कलर्स ऑन अ सोप फिल्म की एमसीक्यू आए तो आपको इंटरफेरेंस पे मार्क करना है। और देखें अभी जो है हमारे पास ये एमसीक्यू आ भी गई। एमसीक्यू नंबर 4 को देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट होती है किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ। और फ्लक्स होता क्या है, अगर हमको एक रिवीजन करें तो किसी भी सरफेस एरिया से जो है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पास कर रही होती हैं और एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है एरिया का डायरेक्शन। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें तो मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैग्नेटिक जो फोर्स होती है हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या होता है भाई, F इस इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब देखें यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो साइन थीटा का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखें साइन जो है हमारे पास, साइन मैक्सिमम कब होता है हमारे पास, साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। और साइन मिनिमम कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास एंगल क्या हो, हमारे पास एंगल हो 0 डिग्री का। तो हमारे पास अभी हमसे क्या पूछा गया है, साइन मैक्सिमम के लिए, तो हम साइन मैक्सिमम में 90 डिग्री मार्क कर देंगे। ओके भाई, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। लाइट इज़ प्रूव टू बी ट्रांसफ़र इन नेचर बाय, स्टूडेंट्स लाइट जो है वो ट्रांसफ़र इन नेचर किस फिनोमेना की वजह से जो है वो प्रूफ होती है, तो वो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है। टू मेक एन एन टाइप सेमी कंडक्टर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग यूज आर फॉर डोपिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम जो है कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिसको जो है हम डोपिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो पेंटावेलेंट होते हैं भाई, सही है, पेंटावेलेंट होते हैं और जो है हम उनको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं डोपिंग के लिए। अच्छा, ग्रुप 4 के प्योर होते हैं और ग्रुप 5 के जो होते हैं वो इम्प्योरिटी होती है। ओके, ये बात याद रखें, अगर हमें एन टाइप को सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम जो है वो डोपिंग के लिए पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। ओके भाई, और अगर पी टाइप के लिए तो ट्राइवेलेंट कर लेंगे। अ गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग इट। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, एक लो रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं उसके साथ इन पैरेलल। मतलब क्या करते हैं भाई, हमारे पास ये गैल्वानोमीटर होता है, कोई भी सपोज करें ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है और हम क्या काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस जो कि लो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो हम इसको भी लगा रहे होते हैं, सही है, शंट रेजिस्टेंस को भी हम लगाते हैं। तो गैल्वानोमीटर के साथ लगा रहे होते हैं जब भी हमें उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, एमीटर में करना होता है। और अगर हमें गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को लगा रहे होते हैं इन सीरीज़। क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं और इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर में। स्टूडेंट्स ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप जब अपने पास पेपर्स के नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ों को मार्क करते रहिए और कोशिश करें कि अभी आपने ये वीडियो से जो है एमसीक्यू को सॉल्व करना सीख लिया। अब जो है आप अनसॉल्व पास पेपर्स पे जाइए, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सॉल्व पास पेपर्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी मेरी ड्राइव में।
अनसॉल्व पास्ट पेपर्स में जाएँ, उसको खुद सॉल्व करें, ताकि जो है आपको पता चले कि जब मैंने क्लास ली थी, जब मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने किन किन बातों पे ख्याल रखा है। MCQ नंबर 9 को देखें। 10 resistors each of 10 ohm are connected in parallel, then the net resistance। स्टूडेंट्स अगेन ये पास पेपर की MCQ है, कभी भी आपके पास ऐसी MCQ आए, क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल का केस है, तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास हम रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट को निकालना होता है, तो हम क्या काम करते हैं भाई, हमें टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं जो कि ओम में गिवन होती है, इसको हम डिवाइड करा देते हैं नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस से। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस n कितना है, 10 है, रेजिस्टेंस कितनी है, 10 है, पैरेलल का केस है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों MCQs पास पेपर्स के हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो जो है हम इसको बगैर सॉल्व करे आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने मेरे पास पेपर्स को नहीं देखा हुआ, तो फिर जो है आप क्या करेंगे भाई, काम आपको जैसे कि काम करना है, आप जो है पूरी ड्राइव है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और वहाँ पे इन MCQs को देख लें, क्योंकि अगर आप जो है आधे अधूरे MCQs देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। MCQ नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, तो ये याद रखें। अगर मैं लाइन भी लिखना चाहूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द नेगेटिव देखिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट मतलब स्लोप भी कहते हैं हम इसको, ऑफ पोटेंशियल समझ जाएंगे आप, बस ये आप इजीली समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप इसको अपने पास नोट्स में नोट कर लीजिए भाई, ताकि जो है आपको याद रहे। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द कॉस्पिकुलर थ्योरी ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय, तो स्टूडेंट्स ये प्लैंक्स थ्योरी है, ये आप पढ़ चुके हैं। अगेन पास पेपर के MCQ 2009 में जो है स्टूडेंट्स देखें 2003 से लेके 8 तक के कितने पास पेपर के MCQs रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs हैं ये। In simple pendulum, the motion is referred as simple harmonic motion. Its time period depends on, स्टूडेंट्स हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन सिंपल पेंडुलम 2 पाई √L/G। तो यहाँ पे जो है वो टाइम पीरियड का जो फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। ये भी आपसे एक दफ़ा पास पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा होता है लेंथ पे, तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, √L पे डिपेंड करता है, तो हम लेंथ मार्क करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है भाई, फोर्स कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। स्टूडेंट्स पास पेपर के MCQ में इसलिए तेज बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि भाई सर इतने आगे तेज क्यों बोल रहे हैं भाई, ये पास पेपर के MCQs हैं जो कि रिपीटेड हैं और रिपीटेड हैं। अगर आपने जो 2003 से लेके 8 तक के पास पेपर्स को देखा हुआ है तो ये तो रिपीटेड है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट कलर्स इस, तो स्टूडेंट्स ये देखें एनर्जी ऑफ फोटोन हमने पढ़ा है विबग्योर, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, आप ये देखें एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो ग्रेटर इन द रेड कलर से ग्रेटर होगी। भाई क्या ये केसेस आपको याद रखने हैं, विबग्योर के केसेस हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के भी बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, चलें इसी को समझ लेते हैं भाई। देखें ये रहा, देखें क्या है भाई, विबग्योर को अगर हम समझें अच्छे तरीके से तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम जो है, देखिए मतलब वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब क्या है भाई, वो वेवलेंथ है। लैम्डा का मतलब क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी क्या है भाई, हमारे पास ये एनर्जी है, ई से एनर्जी को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब देखें वी मतलब विबग्योर, आपको ये याद रखना है वायलेट से लेके रेड तक जा रहा है, वायलेट से लेके कहाँ तक जा रहा है, रेड तक जा रहा है। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो सबसे पहले विबग्योर मतलब वायलेट कलर होता है, इसका जो लैम्डा होता है, इसकी वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, इसके बाद जो है अगला जो कलर आता है, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, इस तरीके के जो कलर्स आ रहे होते हैं, इसमें इनकी जो लैम्डा है वो बढ़ता रहता है। मतलब क्या है, यहाँ से जो इस केस है, यहाँ से जाते हुए आपके पास लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ता है। ओके, मतलब वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप क्या काम कहेंगे, आप कहेंगे कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो किसकी है, वायलेट की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वायलेट सबसे नंबर 1 पे है और ब्लू नंबर किस पे है, ब्लू नंबर 3 पे है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी किसकी होगी, एनर्जी किसकी होगी भाई, वायलेट की होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वायलेट की ज़्यादा है, रेड की कम है। ओके भाई, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि लैम्डा वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है,
वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो सबसे आखिरी में है, तो रेड की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट कलर इस, तो वायलेट कलर की जो बेसिकली एनर्जी होती है, आपको ये केस याद रखना है। अगर आपने ये केस याद रख लिया तो आप इजीली इसको मार्क कर देंगे। आपको ये केस याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो होती है उसकी रेड से ज़्यादा होती है, रेड कलर से ज़्यादा होती है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो वो लिखा हुआ है लेस देन द रेड कलर, तो ये तो गलत है। और सेम भी नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर मार्क कर कर आएंगे। MCQ नंबर 16 को देखें। द कलर ऑफ 10 एम्पेयर इज मेंटेन्ड फॉर 2 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। स्टूडेंट्स आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला या चार्ज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, ये वाला। तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या काम करेंगे, करंट आपको गिवन है। यस, आपको देखें करंट जो है वो आपको 10 एम्पेयर का गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है। आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, जब क्या कराएंगे तो ये 120 सेकंड्स बन जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। MCQ नंबर 17, अ मेटालाइट एंड सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मॉडर्न साइंस इन IT एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें सिलिकॉन होता है। और हमारे पास जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, वेफर्स होते हैं, वेफर्स होते हैं सिलिकॉन के। क्या होते हैं? सिलिकॉन के। अगर ये पंजाब बोर्ड की जो है हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो आप ये इजीली वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है, फेडरल बोर्ड से MCQ आई है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको याद रखना है। ये यूज़ किस लिए किया जाता है? IT और इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, और ये वेफर्स होते हैं सिलिकॉन के कंप्यूटर चिप्स। ओके, बस इस तरीके से ये याद रखें। ट्रांजिस्टर इन सॉलिड स्टेट डिवाइस विच इज़ यूज, तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीफायर भी होता है और वोल्टेज को भी करंट वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है। अगेन पास पेपर की MCQ जो कि हम और इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं पिछले पास पेपर्स में। ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? एज एन एम्पलीफायर यूज़ होता है, जो कि करंट को एम्पलीफाई करता है और वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट MCQ, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई? डायमेंशंस निकालनी है आपको, तो ये याद भी होनी चाहिए। F इज इक्वल टू ma फार्मूला होता है फोर्स का, तो m की जगह, मास की जगह आप m पुट करते हैं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन mlt इनवर्स स्क्वायर होती है, तो आप यहाँ पे इजीली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है भाई? पैरेलल टू द सरफेस होती है, पैरेलल टू द सरफेस होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। ओके, सो MCQ नंबर 21 है 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स आपको जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स देखिए, हम जब भी कैपेसिटर्स के केस को सॉल्व करते हैं, आपको ये पता है कि जब भी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास सीरीज़ का केस होगा, अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होती हैं, तो हम जस्ट उन्हें ऐड करते हैं। क्या काम करते हैं? अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो हम क्या काम कर रहे होते हैं भाई? अगर हमें कभी भी R इक्विवेलेंट निकालना होता है सीरीज़ के केस में, तो हम क्या काम करते हैं? हम सबको ऐड कर देते हैं, R1 को ऐड कर देते हैं, उसके बाद R2 को भी ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद R3 को भी ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही काम हमसे पैरेलल में कहा जाए, तो पैरेलल के केस में हम क्या काम करते हैं भाई? हमारे पास रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ओके भाई, तो हम उसमें फिर क्या कर रहे होते हैं? हम इसमें इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हम सीधा रेजिस्टेंसेस को रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, यही काम करते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम 1/R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और इसका भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर्स के केस की बात करें, अगर हम कैपेसिटर्स के केस की बात करें, कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कैपेसिटर्स के केस में अगर हमारे पास सीरीज़ होगा ना, सीरीज़, तो सीरीज़ में हम ये पैरेलल वाला काम करेंगे। अगर हमें C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है, अगर हमें ये सीरीज़ का केस है कैपेसिटर्स में, तो हम कैपेसिटर्स में 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से करते 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 जा रहे होते हैं। सही है, ये काम हम कैपेसिटर्स में करते हैं। और अगर हमारे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब नंबर ऑफ़ पास उसके पास हैं जाने के, तो हम क्या काम कर रहे होते हैं? फिर हम C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम जो है 1/C1 प्लस C2 और प्लस
C3 इस तरीके से करते करते जा रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके लिए केस है, ये आपके पास पैरेलल के लिए केस है और ये आपके पास किसके लिए है, सीरीज़ के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीरीज़ के लिए हमें ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बताया क्यों मैंने, ताकि आप जो है घबराएं ना, आप जो है मिक्स ना करें दोनों चीज़ों को, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। बहुत आसान सी बात है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमसे जो है वो केस पूछा गया है भाई, कौन सा केस पूछा गया है आपसे, यहाँ पे आपसे जो केस पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई हमें बताइए कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में करेंगे तो आप जो है, आपको पता है कि हम जब ऐसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे रेजिस्टेंस वाले केस में जो कि पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो हम सी इक्विवेलेंट को निकालने के लिए यही काम करेंगे, C/N। और अगर हमारे पास जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, हमारे पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे किसमें भाई, पैरेलल में, तो हम R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल के केस में क्या करते थे, R/N करते थे। तो हम जो है यहाँ पे जो काम, जो रेजिस्टेंस में काम पैरेलल में होता है, वो काम कैपेसिटर्स में सीरीज़ में होगा। ओके, ये याद रखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ N भी गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन है, कितनी है भाई, कैपेसिटेंस हमें गिवन है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें 10 है। तो आप जो है वो C/N कर देंगे भाई। तो आपके पास बेसिकली 1/10 अगर आप करेंगे, 1/10 करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे इसके आगे 1 लिखा हुआ है। ओके, 1 लिखा हुआ है, 1 आपको बताया नहीं क्या, लेकिन आपको अज्यूम करना है 1 है। तो ये 1/10 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इस ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, तो मोमेंटम और एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होता है वेव के जरिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है, बड़े अच्छे एमसीक्यू है ये। देखें, वन मेगा ओम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड फॉर 1 मिनट 60 सेकेंड, मतलब when a potential difference is 1 किलोवाट is applied, the heat develop in the resistance। स्टूडेंट्स, हमने ये फार्मूला पढ़ा है पावर का, पहले तो हमने फार्मूला पढ़ा है पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला हम जब भी ड्राइव करते थे तो हम उन्हें पावर के बहुत सारे केसेस पढ़े थे पावर के फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। और पावर के केस में हमने ये पढ़ा था V²/R फार्मूला पढ़ा था। और जब हम ये एनर्जी के केस में जाते थे, क्योंकि एनर्जी हमें हीट का फार्मूला पता है, अगर जब भी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी होती थी तो हम पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करते थे, हीट डेवलप। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एनर्जी निकालने के लिए हम पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ इस केस में पावर देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए जिसमें जो है आपके पास पोटेंशियल गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो। क्यों, क्योंकि आपको सवाल में पोटेंशियल गिवन है, आपको सवाल में जो है आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दोनों गिवन है। तो आप इजीली इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, हीट डेवलप वाले फार्मूले को। अब क्या काम करेंगे, फार्मूला बना लीजिए भाई, V²R मल्टीप्लाई बाय T, ये आपने फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को यूज़ कर लीजिए जो जो आपको दी गई हैं। जब आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से हमने फार्मूला यूज़ किया। मेगा का मतलब एक्सपोनेंट 6 होता है, किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3 होता है। रूबी इज़ अ लेज़र स्टूडेंट्स, 3 स्टेट लेज़र होती है रूबी लेज़र। गैमा रेस हैव, तो स्टूडेंट्स गैमा एक्स रेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्स रेस जो होती हैं उनकी मोर फ्रिक्वेंसी होती है और एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ज़्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट रेस से। आपको बेसिकली बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी सही बात है। स्टूडेंट्स आइए देखें, हमें पता है, हमें जो है अगर आप बेसिकली बात करें, हम बात कर रहे हैं लैम्डा की। लैम्डा मतलब रेडियो वेव्स, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास बहुत सारी, उनका जो लैम्डा होता है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है। तो ये केस याद रख लीजिए, कभी भी आपके पास रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, मैंने आपको इसको याद रखने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखने की जो है वो अच्छे तरीके से ट्रिक बताई थी, जो कि क्या बताई थी, राहुल मदर इज़ विजिटिंग अंकल एक्जेवियर गार्डन। तो ये मैंने आपको गैमा रेस याद रखने की, गैमा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, राहुल मदर इज़ विजिटिंग अंकल एक्जेवियर गार्डन। ओके, ये हमने शॉर्ट ट्रिक को समझा था, याद किया था। अगर आप जो है मैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ से जो है ना आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से आपको ये याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब बता भी दिया अभी वैसे मैंने। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा होता है, जो कि वेवलेंथ होती है, वो मैक्सिमम कहाँ होती है भाई, वो मैक्सिमम होती है हमारे पास रेडियो वेव्स पे, और हमारे पास मिनिमम कहाँ होती है भाई, गैमा रेस पे। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा है वो किसका ज़्यादा है, वो हमारे पास रेडियो वेव्स का ज़्यादा है और एक्स रेस का जो है वो कम है। अब यहाँ पे क्या हमें रिलेशन दिया गया है, नहीं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन होता है भाई,
देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होती है हमारे पास रेडियो वेव पे, और मैक्सिमम कहाँ होती है हमारे पास गैमा रेस पे होती है। या एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है भाई, गैमा रेस पे होती है, मिनिमम कहाँ होगी, रेडियो वेव्स पे होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया मोर एक्स रेस हैव। अब अल्ट्रा वायलेट रेस और हमारे पास कंपैरिजन किसका हो रहा है भाई, एक्स रेस का हो रहा है। तो देखिए मोर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी देन अल्ट्रा वायलेट रेस। देखें क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है यस एक्स रेज जो है वो देखें क्योंकि बाद में आ रही है। देखें इस जगह पे जो रिलेशन है ना हमारे पास, देखें एक्स रेज जो है अल्ट्रा वायलेट के बाद आ रही है। तो देखें इसके पास जो है वो एनर्जी क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट। तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछा अगर आपसे ये कहा जाता कि आपके पास जो है वो मिनिमम होगी, तो आप इसको ऑब्वियसली जो है आप क्या मार्क करते, रॉन्ग मार्क करते। ओके, तो उसका ये आंसर था स्टूडेंट्स। आज के एमसीक्यूज़ ये थे, आपको आई होप ये समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। 2010 के लास्ट पास पेपर को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे 2021 से लेकर 2023 तक के पास पेपर्स को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।